अब बहुजन समाज पार्टी का जो अंग्रेजी में बी लिखा जाता है, वो पहले काशीराम जी के समय में बी फॉर बहुजन था, अब बी फॉर ब्राह्मण हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो वर्चुअल रैली का तरीका अपनाया, यही बीजेपी के फेवर में है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये फैसला बीजेपी ने किया है और अमल करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने दलितों के दिशा और दशा के लिए सुधारने के लिए काफ़ी काम करा है। हमारे साथ मौजूद हैं वामन मेश्राम जी। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती, लेकिन दलितों की स्थिति देखी जाए तो अभी भी वहीं की वहीं है। क्या वजह है कि दलितों का जो स्तर है वो नहीं बढ़ पा रहा है? अब मायावती का एजेंडा उन लोगों को या इस मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाने का नहीं रहा है, उसका एजेंडा खुद को प्रमोट करने का ज़्यादा रहा है और इस वजह से स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। केवल एक परिवर्तन देखा जा सकता है, वो ये है कि लोगों का एस्पायरेशंस, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, मगर उनके स्थिति में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क होना चाहिए वो फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे। उसका कारण है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जो मायावती की इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा है, वो उसको ज़्यादा महत्वाकांक्षा को प्रमोट करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करती है। इस वजह से ऐसा हुआ है। आप बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मान्यवर काशीराम जी ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या वो अपने कर्तव्यों से भटक गई है? क्या वजह है कि दलितों का विकास नहीं हो पा रहा है? अब बहुजन समाज पार्टी का जो अंग्रेजी में बी लिखा जाता है, वो पहले काशीराम जी के समय में बी फॉर बहुजन था, अब बी फॉर ब्राह्मण हो गया है। ये इतना फर्क आ गया है। अब वो ब्राह्मणों के सम्मेलन करने में लगी हुई है और अपने सरकार में, जब उसकी सरकार थी, आखिरी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को डाइल्यूट करने का भी काम किया, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया था, उसको डाइल्यूट करने का भी काम किया। और मायावती के 21 मेंबर पार्लियामेंट थे, तो कंपैरेटिवली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, नया तेलंगाना राज्य बना के चंद्रशेखर राव का, उनके 6 मेंबर पार्लियामेंट थे, वो हर पार्लियामेंट सेशन को बंद कर देते थे। 6 लोग थे मगर पार्लियामेंट बंद कर देते थे। और मायावती के 21 थे, उन्होंने एट्रोसिटीज़ के मुद्दे पर एक बार भी पार्लियामेंट बंद करने का काम नहीं किया। वैसे उसको ही उसका फ़ायदा होता, पार्टी का विस्तार होता, बढ़ोतरी होती, मगर मायावती के इंडिया का नाम उत्तर प्रदेश है। मायावती का जो इंडिया है वो उत्तर प्रदेश है। काशीराम जी के सामने तो नेशनल मूवमेंट थी, मगर वो सारे देश को ध्यान में रखते हुए काम करते थे, मगर मायावती का जो इंडिया है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाहर आंदोलन आगे बढ़े, इसके लिए मायावती का कोई खास इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। तो बात तो अभी भी मान्यवर काशीराम के सिद्धांतों पे होती है बसपा में। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सम्मेलन कराने से क्या कहीं ना कहीं दलित नाराज होगा? इससे केवल ब्राह्मण सम्मेलन करने से दलित नाराज नहीं है, ओवरऑल मायावती का परफॉर्मेंस, मान लो अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, समाजवादी विकास की बात करती है, कांग्रेस भी विकास की बात करती है, तो बीएसपी भी केवल विकास की ही बात करे और परिवर्तन की बात ना करे, तो फिर तो एक जैसे एजेंडा हो गया। फर्क क्या हो गया? कुछ फर्क तो नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने बामसेफ के द्वारा ये मूवमेंट परिवर्तन के लिए शुरू किया गया था, ना कि केवल विकास के लिए। और विकास क्या है? मैं उस दिन भी कहा था कि विकास क्या है?
तो ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए, तो ये तो किसके लिए बनाए? जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, वहाँ जो फ्लाइटें उड़ती है उसमें हमारे लोगों को बैठने के लिए आकांक्षा नहीं होती हमारे लोगों की। और दूसरा जो एक्सप्रेस हाईवे रोड है उस पर तो बैन लगा होता है कि आप साइकिल नहीं चला सकते, बैलगाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल तक नहीं चला सकते। उसमें तो केवल 4 लेन रोड में या 6 लेन रोड में केवल आप 4 व्हीलर गाड़ियाँ ही चला सकते हैं, अन्यथा नहीं चला सकते। इसका मतलब है कि आप गरीब के लिए ये विकास नहीं है, और विकास की कोई खास ऐसी योजना बनाई जिससे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को आप लोगों ने ऊपर उठाया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर यही विकास की लाइन मोदी की और कांग्रेस की है और यही लाइन मायावती की है, तो फिर हमने अलग से मूवमेंट काहे के लिए खड़ा किया? अलग से मूवमेंट खड़ा करने के पीछे मकसद था परिवर्तन। हम परिवर्तन चाहते थे, केवल मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन वामन मेश्राम जी, आप दलितों के बहुत रहनुमा माने जाते हैं एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, और ये दावा भी कर रही है कि 15 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दिया है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं करा, और जो मकान दिए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं करा। देखो, इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो आज़ादी का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग स्वराज्य की बात करते थे कि हमारा राज्य होना चाहिए। अभी अंग्रेजों का है। जब 15 अगस्त 47 को हमारा राज्य जिसको कहते हैं वो आ गया, तो उन लोगों ने ये नारा लगाया विकास का। यानी पहले वो नारा लगाते थे फ्रीडम ऑफ द कंट्री का, अब उन्होंने नारा लगाया डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारा कहना यह है कि पहले जो नारा उन्होंने लगाया था फ्रीडम ऑफ द कंट्री, उसमें फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री कहाँ था? अभी जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है उसमें डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री कहाँ है? उसमें जन शामिल नहीं था, यानी जन को आधार नहीं बनाया गया था, जन की आज़ादी की बात नहीं थी। उसमें केवल अंग्रेज़ों को बदलना था और अंग्रेज़ों की जगह यहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उनको स्थापित करना था। और विकास की जो योजनाएं बनाई गई है वो भी उन्हीं को लोगों को आधार बनाकर बनाई गई है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग मुख्यतः परिवर्तन चाहते हैं। इस देश में जो वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर और घुमंतु जातियों के बहिष्कृत करने के आधार पर, महिलाओं को दास बनाने के आधार पर और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया है, उन सारी बातों में हम लोग मूल रूप से परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन की राजनीति होनी चाहिए। ये राजनीति बहुजन समाज पार्टी के द्वारा होनी चाहिए थी। ये काम मायावती ने नहीं किया। ये काम काशीराम जी के दिमाग में था, उसी तरह से बीएसपी के लोगों ने काम किया है। ऐसा मायावती ने काम किया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हैं। वामन मेश्राम जी, मैं अब आता हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ ये दर्शा रहा था मीडिया कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्ष में जो है सपा के बीच में है, लेकिन तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। तो इस परिवर्तन मोर्चा ने कहीं ना कहीं लोगों को एक विकल्प दे दिया है, लेकिन किस इरादे के साथ ये मोर्चा उतर रहा है मैदान में? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को प्रो बीजेपी मीडिया ये उनके बीच में टक्कर है ऐसा बता रहा है। तो प्रो बीजेपी मीडिया ऐसा क्यों कह रहा है? उसके पीछे मकसद ये है कि इससे उनको हिंदू मुसलमान करना संभव होता है। हिंदू मुसलमान करना संभव होता है, इसलिए समाजवादी पार्टी को उनके ही मीडिया के द्वारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ हद तक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की राजनीति चल रही है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की राजनीति के तहत हो रहा है। हमने जो गठबंधन बनाया उसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि 3 प्रमुख दल, वैसे 5 प्रमुख दलों ने बनाया, अब ये 13 हो गए हैं, टोटल 13 दल हो गए इसमें शामिल अभी तक। तो मुख्य रूप से 3 दल है। ये जो 3 दल है, एक बहुजन मुक्ति पार्टी है, एक जनाधिकार पार्टी है, एक AIM है। ये तीनों पार्टियों का प्रभाव राज्य स्तर, समाजवादी पार्टी के साथ जो छोटे दल लगे हैं उनका कई 3 जिलों में, कई 5 जिलों में, कई 7 जिलों में प्रभाव है। राज्य स्तर का प्रभाव वाला एक भी दल उनके पास नहीं है। तो इस हिसाब से ये राज्य स्तर के प्रभाव रखने वाले 3 दल है, इसलिए ये तीसरा मोर्चा नहीं है, यही दूसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा अब समाजवादी गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है वो अब दूसरा मोर्चा नहीं रहा है। ये 22 तारीख के दोपहर के बाद अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर का मोर्चा हो गया है। अब ये रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। वामन मेश्राम जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं, AIM, जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी, बात नहीं बनी तो एक मोर्चा खड़ा हुआ। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बात करी जाती है या ऑफर आता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो अब ये मोर्चा क्या करेगा? नहीं, ये मामला समाप्त हो गया है। अभी किसी और पार्टी के साथ बातचीत करने का मामला हमने क्लोज कर दिया है। अब दरवाजे जो खुले हैं वो छोटे छोटे जो दल है जो इधर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी लोगों के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। अभी पोस्ट इलेक्शन ही सिनेरियो में हम लोग आपस में क्या बातचीत करना है वो चुनाव के बाद होगा। अगर मान लो हंग असेंबली आती है और इस हंग असेंबली में निश्चित रूप से हमारा रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा और वो रोल सरकार बनाने वाला होगा कि हमारे बगैर सपोर्ट के या समाजवादी पार्टी के बगैर सपोर्ट के किसी की सरकार नहीं बनेगी। मगर इतना निश्चित है, हम रणनीति पर काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। आपने अभी बोला कि हम जो मोर्चा बनाए हैं वो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, वो काफ़ी अलग है। इस बार वर्चुअल कैंपेनिंग हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं ये छोटी पार्टियां जो हैं, इनका बजट क्या अलाउ करेगा या वो उस स्तर तक पहुंच पाएंगे जहां बीजेपी और सपा खड़ी हुई है? जो छोटी पार्टियां होती है वो पहले से ही साधन इनमें कमज़ोर होती है, इसलिए वो जनाधार को ज़्यादा आधार बनाती है। उसके पास एक ही आधार होता है, वो जनाधार। तो हमने पहले से ही जनाधार को आधार बनाकर एक काम किया हुआ है और हर बूथ लेवल पर हमारे लोग बने हुए हैं। हमने रमाबाई मैदान में इतनी बड़ी रैली की, उसके 5वें हिस्से की रैली मायावती कर सकी और उस रैली के बाद मायावती ने कोई रैली करने की हिम्मत नहीं की। और फिर हमने इटावा में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसमें सबसे बड़ा मैदान किया और वो सबसे बड़ा मैदान पूरा भर दिया। बाद में पता चला उस ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी ने कभी रैली ही नहीं की, अपने लाइफ टाइम में कभी रैली नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जनाधार वाली पार्टी है और जो पार्टियाँ है MIM है या ये बाबू सिंह जी की पार्टी है, ये जनाधार वाले लोग हैं। क्योंकि इनको मीडिया वालों ने पब्लिसिटी दे करके ये संगठन नहीं बनाया है, ये उन्होंने अपने लोगों के अपने मुद्दों के आधार पर ये पार्टी बनाई हुई है, पहले से जनाधार आधारित है। इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल तरीके के आधार पर भी हम लोग प्रभावशाली तरीके से अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस बार मैदान में है, आज़ाद समाज पार्टी है। किस तरीके से देखते हैं आप चंद्रशेखर आज़ाद को?
इसमें दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो हम लोग जो है बामसेफ जो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन नाम का संगठन बनाया। इस बैकवर्ड में SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, तो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी इन सब लोगों को लेकर हम लोग चलते हैं शुरू से। इसलिए 3,000 से 3,500 से ज़्यादा जाति के कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं। इसमें SC ST OBC के काम करते हैं, माइनॉरिटी के काम करते हैं। अब रहा चंद्रशेखर आज़ाद का मामला, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उभरा हुआ मामला है जहाँ से मायावती आती है। तो उनके द्वारा कई बार हम लोगों से संपर्क किया गया है और उसकी समस्या ये है कि जो प्रचलित राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टी के साथ में उनकी वार्ता चल रही थी। समाजवादी पार्टी से वार्ता चल रही थी, वो वार्ता उनकी विफल हो गई है। उसके बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के विरोध में स्टैंड लिया। तो ये सारी प्रक्रिया में उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के अध्यक्ष जो है वो मायावती के पास वापस चले गए। उनका एक राष्ट्रीय महासचिव चला गया। तो संगठन के नाम पर चंद्रशेखर के पास में कोई संगठन नहीं बचा हुआ है। और लोग कहते कि उनके पास बड़ा जनाधार है, तो उन्होंने कोई बड़ी लखनऊ में रैली की है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए जनाधार कभी रहा हो सकता है, मगर अभी चंद्रशेखर आज़ाद के पास कोई खास जनाधार नहीं है। इसलिए वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तीसरी बात, उन्होंने भी एक मोर्चा बनाया है, वो एक दिन मीडिया में आया और बाकी के दिन वो गायब हो गया है। वो यही वजह है कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालने वाला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, 10 लोगों की अनुमति है 31 तारीख तक, आप जाके कैंपेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखा गया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं घर घर जाकर, और अभी लखनऊ में अपर्णा यादव के साथ साथ अनुराग ठाकुर भी दिखे हैं, उनके साथ भीड़ थी, तो क्या दोहरा रवैया है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन ने ये जो वर्चुअल रैली का तरीका अपनाया, यही बीजेपी के फेवर में है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला बीजेपी ने किया है और अमल करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग पक्षपात से काम कर रहा है, सभी पार्टी को समान रूप से अपना मैसेज पहुंचाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने का जो काम किया जाना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, वो नहीं करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वामन मेश्राम जी, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलितों और पिछड़ों में कहीं ना कहीं एक अहम पैठ रखते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को 2 CM और 3 डिप्टी CM देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो मोर्चा बना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, ये कितना दमखम दिखा पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।